सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। भारत अब तेजी से अपने टीकाकरण अभियान की श्री गणेश की तरफ बढ़ रहा है। मकर संक्रांति के बाद 16 जनवरी से वैक्सीन क्रांति की शुरुआत होगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे चुनौतीपूर्ण टीकाकरण अभियान होने वाला है। इसीलिए आज पीएम मोदी ने 5 जरूरी बातें देश के साथ शेयर की हैं। इनके बारे में आपको जानकारी देंगे। सोचने वाली बात यह है कि हर एक सेकंड में भारत कम से कम 15 से 17 वैक्सीन कैसे लगा पाएगा। भारत का टीकाकरण अभियान एक तरह से उम्मीदों का माउंट एवरेस्ट है, जिसे भारत को पार करना है। इस अभियान का क्या गणित है, कैसी प्लानिंग है, राज्यों की कैसी तैयारी है, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। आपको ये जानकारी भी देंगे कि दुनिया के दूसरे देशों के टीकाकरण अभियानों की स्पीड कैसी है और इस स्पीड की तुलना में भारत की चुनौती कितनी बड़ी है। इसके बाद उत्तरी ध्रुव पर भारत की धाकड़ बेटियों की उड़ान के बारे में आपको बताएंगे। भारत की महिला पायलट्स की टीम एयर इंडिया के विमान को उत्तरी ध्रुव के ऊपर से 17 घंटे में उड़ाकर ले आई। हिंदुस्तान की बेटियों ने आसमान में कैसे जीता उत्तरी ध्रुव को, ये आपको देखना चाहिए। इसके साथ ही ये जानकारी भी देंगे कि उत्तरी ध्रुव पर प्लेन उड़ाना कितना खतरनाक है। इसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी वाले विवाद के बाद से व्हाट्सएप की छवि के ध्वस्त होने के सिग्नल मिलने लगे हैं। प्राइवेसी की रक्षा करने वाली ऐप सिग्नल को दुनिया भर में लोगों का रिकॉर्ड तोड़ प्यार और समर्थन मिल रहा है। व्हाट्सएप ने एक गलती की और सिग्नल को मिल गया ग्रीन सिग्नल। इसके बाद से व्हाट्सएप बैकफुट पर है। सवाल यह है कि सिग्नल के सामने डेटा के सौदागर अब क्या करेंगे, आपका डेटा हासिल करने की कौन सी नई रणनीति बनाएंगे और इस सब के बीच आपके हित की रक्षा कैसे होगी, आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। इन सवालों की कसौटी पर सिग्नल के दम का विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात वैक्सीन की। केंद्र सरकार ने वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर दे दिया है। जल्दी वैक्सीन की डोज राज्यों को मिल जाएंगी। टीकाकरण अभियान शुरू होने से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बात की। इसमें प्रधानमंत्री ने 5 बड़ी बातें कही। पहली बात, 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन का खर्च राज्य सरकारों को नहीं उठाना होगा, इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। दूसरी बात, देश में 4 और वैक्सीन पाइपलाइन में है। अगले चरणों में जब टीकाकरण अभियान पहुंचेगा तो वैक्सीन के और विकल्प मिलेंगे। तीसरी बात, कोरोना संकट में देश ने एकजुट होकर काम किया। अब सबको यह सुनिश्चित करना होगा कि वैक्सीन पर किसी तरह की कोई अफवाह न फैलने पाए। चौथी बात, दुनिया की बाकी वैक्सीन की तुलना में भारत की वैक्सीन किफायती है और असरदार है। और 5वीं बात कि वैक्सीनेशन के लिए नेता लाइन न तोड़ें, यानी जब उनकी बारी आए तभी वो वैक्सीन लगवाएं। ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। इसमें 30 करोड़ लोगों को टीका लगाना है। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि कैसे हम इस बड़े संकल्प को पूरा करेंगे। ये किसी एक का नहीं, पूरे देश का मिशन है और इसी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया। साथियों, अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। मिशन वैक्सीनेशन का पूरा प्लान पीएम ने समझा दिया है। सभी मुख्यमंत्रियों से बात कर ली है। सरकार की तैयारी क्या है, चुनौतियां क्या है, अभी क्या तय किया गया है, आगे का प्लान क्या है, राज्य सरकारों से क्या सुझाव है, खर्च कौन उठाएगा, एक एक पॉइंट पर पीएम ने चर्चा की। एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया है। मेड इन इंडिया वैक्सीन और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान, इस विषय में अभी विस्तार से हमारी चर्चा हुई। प्रेजेंटेशन में भी काफी चीजें डिटेल बताई गई है और हमारे राज्यों के डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों तक बहुत विस्तार से इसकी चर्चा हुई है और इस दरमियान कुछ राज्यों से अच्छे सुझाव भी मिले। ये कई राज्य के लिए बड़ा मुद्दा था कि कोरोना के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार उठाए। आज पीएम ने 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के टीकाकरण के खर्च उठाने की बात साफ कर दी। वैक्सीन पर भारत ने एक एक कदम सोच विचार कर उठाया है। हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती,
हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। भारत के टीकाकरण का जो अनुभव है, जो दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। ये देश का सबसे बड़ा मिशन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। वैक्सीन सप्लाई से लेकर स्टोरेज और कोल्ड चेन पॉइंट्स तक, ट्रेनिंग से लेकर रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन तक, करोड़ों लोगों को सुरक्षित टीका लगाना खेल नहीं है। पीएम ने पहले चरण के बाद का प्लान भी बता दिया है। 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी, और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है, जो हम 50 से ऊपर वालों के लिए जाने वाले हैं, तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं। साथियों, देशवासियों को एक प्रभावी वैक्सीन देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने हर प्रकार की सावधानियां बरती हैं। और आपको मालूम होगा, मैं इस विषय में जब भी मुख्यमंत्रियों के साथ बात हुई, मैंने हमेशा एक ही जवाब दिया था कि इस विषय में हम जो भी निर्णय करना होगा वो साइंटिफिक कम्युनिटी जो कहेगी वो ही हम करेंगे। साइंटिफिक कम्युनिटी को ही हम फाइनल वर्ड मानेंगे, और हम उसी प्रकार चलते रहे हैं। कई लोग कहते थे, देखिए दुनिया में वैक्सीन आ गई, भारत क्या कर रहा है, भारत सो रहा है, इतने लाख हो गया, इतना हो गया, भारत कुछ, ऐसी भी चिल्लाहट हुई। लेकिन फिर भी हमारा मत था कि ये साइंटिफिक कम्युनिटी और जो इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं, उनकी तरफ से जब आएगा तभी हमारे लिए उचित होगा। आज पीएम ने वैक्सीन पर अफवाह फैलाने वाले गैंग पर भी प्रहार किया। कई लोग वैक्सीन पर दुष्प्रचार करते रहे, लेकिन इन अफवाहों के वायरस को सही जानकारी की वैक्सीन से खत्म करना होगा। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है, कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। पीएम ने बड़ी बात ये भी कही कि वैक्सीनेशन भले ही शुरू हो रहा है, लेकिन कोरोना पर केयरलेस नहीं होना है। अब भी वैसी ही सावधानी रखनी है जैसे पहले रख रहे हैं। आज तक ब्यूरो। वैक्सीनेशन की तैयारियां करीब पूरी हो चुकी हैं। 1-2 दिन में राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई पहुंचने लगेगी। आज पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट को कोविशील्ड वैक्सीन की 1 करोड़ 10 लाख डोज का ऑर्डर दे दिया गया। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट की फैक्ट्री से वैक्सीन का ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया है। इसके लिए जो कंपनी हायर की गई है उसके 400 ट्रक तैयार हैं। ये सामान्य ट्रक नहीं है, एयर कंडीशन कंटेनर्स और जीपीएस फिटेड ट्रक्स हैं जिनके हर मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा। फैक्ट्री से एयरपोर्ट तक लाने के लिए इन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई है। ऐसे हर ट्रक में करीब 300 वैक्सीन बॉक्स रखे जा सकते हैं और हर बॉक्स में वैक्सीन की करीब 1 लाख से 20 लाख डोज होती हैं। 1,20,000 डोजेस होते हैं। पुणे से एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए वैक्सीन करनाल, झांसी, दमन, सिलवासा, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर और राजकोट पहुंचाई जाएगी। पहले चरण में केंद्र और राज्य के ऐसे 48 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीन पहुंचेगी और वहां से फिर राज्यों में अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन के लिए बांटी जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए राज्यों की तैयारी क्या है, ये आपको दिखाते हैं। 16 जनवरी से पूरी दुनिया भारत की वैक्सीन क्रांति देखेगी, जब सुबह 10 बजे से देश भर में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और कोरोना महामारी से लड़ाई में भारत वैक्सीनेशन का विश्व गुरु बनकर दिखाएगा।
देश भर में 5000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। दिल्ली में 89 अस्पतालों में टीका लगेगा। हरियाणा में 107 सेंटर से वैक्सीनेशन शुरू होगा। यूपी में 852 केंद्रों पर टीका लगेगा। बिहार में 300 सेंटर बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 69 सेंटर से वैक्सीनेशन शुरू होगा। मध्य प्रदेश में 500 सेंटर्स पर टीका लगेगा। राजस्थान में 282 सेंटर बनाए गए हैं। पंजाब में 110 केंद्र तय किए गए हैं। महाराष्ट्र में 511 सेंटर और गोवा में 8 अस्पतालों में टीका लगेगा। कर्नाटक में 235 सेंटर बने हैं। केरल में 133 वैक्सीनेशन सेंटर तैयार हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आज तक पर है कि ये वो ट्रक्स है, ये वो जो कूल चेन ट्रक्स है जो वैक्सीन पूरे देश भर में ले जाने वाले हैं। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि 400 ऐसे ट्रक्स है, वातानुकूलित यानी एयर कंडीशन ट्रक्स है, बहुत ही खास ट्रक्स है जो सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के लिए होते हैं। वो ट्रक्स यहाँ से यानी पुणे से निकलेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे पहले आज तक पर ये तस्वीर आप देख रहे हो, जहाँ पर ये पूरे देश को समझ में आएगा कि भारत सरकार ने कितनी बड़ी तैयारी की है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। जैसे जैसे जरूरी होगा वैसे वैसे वैक्सीनेशन सेंटर भी बढ़ाए जा सकते हैं। हर सेंटर में रोज 100 लोगों को टीके लगेंगे। स्वास्थ्य कर्मचारियों से इसकी शुरुआत होगी। टीकाकरण के लिए इनका डेटा ले लिया गया है। दिल्ली में 2,25,000 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगेगा। उत्तर प्रदेश में 9 लाख हेल्थ वर्कर्स का नंबर सबसे पहले है। बिहार में 4,67,000 हेल्थ वर्कर्स और गुजरात में 4 लाख हेल्थ वर्कर्स के टीकाकरण की तैयारी है। पश्चिम बंगाल में 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगेगा। मध्य प्रदेश 4 लाख और राजस्थान पंजाब 4.5 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों के टीकाकरण के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में 8 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका लगना है। मुंबई की अगर बात करें तो उनके सामने 1,25,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को फर्स्ट फेज में वैक्सीनेट करने का टारगेट है। 10 से 12 दिनों में ये कार्य वो करने जा रहे हैं और 12,000 वैक्सीनेशन पर डे मुंबई के 8 अस्पतालों में की जाएगा, जिसके लिए 6,000 वैक्सीनेटर्स को मुंबई में ट्रेन किया गया है। तो एक तरह से महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ये पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जो फेज 1 है वो कंप्लीट हो और आने वाले अगस्त तक महाराष्ट्र के हर एक नागरिक को वैक्सीनेट किया जाए। हर राज्य ने अपने वैक्सीन स्टोरेज सेंटर बना लिए हैं। कोल्ड चेन पॉइंट्स तैयार हैं। यूपी में 9 सेंटर हैं जहां पर वैक्सीन की डोज आएगी और यहां से 75 जिलों के 1500 सेंटर्स पर भेजी जाएगी। 9 सेंटर में करीब 1.5 लाख वैक्सीन की खुराकें रखी जा सकती हैं। देश भर में 16 जनवरी से होने वाले कोरोना के टीकाकरण की पूरी तैयारियां हैं और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर इसको लेकर के 9 केंद्रों में स्टोरेज की क्षमता है, जहां से 75 जिलों में इस वैक्सीन को सप्लाई किया जाएगा। हम मौजूद हैं लखनऊ के इस वैक्सीन स्टोर पर, जहां पर यहां से 9 जिलों में वैक्सीन जाती है। ऐसे ही 8 और वैक्सीन स्टेट वैक्सीन के स्टोर्स हैं जहां से पूरे राज्य में वैक्सीन पहुंचती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा का पूरा यहां पर घेरा किया गया है। यहां पर 12 से 14 सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट है जो लगातार यहां पर मॉनिटरिंग करेंगे और उसके बाद में ये जो मुख्य यूनिट है जिसको ट्रैवलिंग यूनिट भी कहा जाता है, इसमें वैक्सीन को स्टोर किया जाता है जिसकी बड़ी क्षमता है और इसके जरिए ही यहां पर स्टोरेज की व्यवस्था है और यहां से आने वाले बाकी केंद्रों में इसको सप्लाई किया जाता है। ये वैक्सीन कोई भी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है उसमें हमारे यूपी में 9 अब तो 18 स्टेट स्टोर हो गए हैं, लेकिन ओरिजिनली 9 स्टेट स्टोर थे। हर मंडल पे एक स्टोर था जहां पे वैक्सीन आती है और इसी तरह लखनऊ का हमारा ये स्टेट स्टोर है, यहाँ पे वैक्सीन आएगी और यहाँ से जनपदों में वितरित की जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग राज्यों के टारगेट भी अलग अलग हैं। कहीं 2-3 हफ्ते में पहला चरण पूरा होगा, कहीं 2-3 महीने लग सकते हैं। चारों तय कैटेगरी को टीका लगाने में जुलाई तक का टारगेट तय किया गया है। पहली कैटेगरी में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर, नर्स और दूसरे हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं। इनकी संख्या करीब 1 करोड़ है। दूसरी कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जो कोरोना से लड़ाई में फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। इनमें पुलिस, दूसरे सरकारी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और रक्षाकर्मी शामिल हैं। इनकी संख्या करीब 2 करोड़ है। तीसरी कैटेगरी में 50 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं। चौथी कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं लेकिन उन्हें कोई न कोई बीमारी है। इन दोनों कैटेगरी को मिलाकर 27 करोड़ लोग हैं। कुल मिलाकर जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को टीका लगना है, लेकिन ये टारगेट पूरा करने में वैक्सीन सप्लाई भी एक बड़ा फैक्टर होगा।
जिन राज्यों में प्रायोरिटी ग्रुप की आबादी ज्यादा होगी उन्हें वैक्सीन की ज्यादा डोज की जरूरत होगी और उन्हें उसी हिसाब से वैक्सीन सप्लाई करनी होगी। आज तक ब्यूरो। आपके राज्य में वैक्सीन कब तक पहुंचेगी, आपके राज्य में क्या तैयारियां हैं, इस पर हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। आज हमने देश के 7 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से भी बात की, उनसे वैक्सीनेशन की तैयारियों के बारे में पूछा, पीएम के साथ मुख्यमंत्रियों की आज की मीटिंग के बारे में पूछा। इन राज्यों में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबी चर्चा की आज राज्यों के साथ। कितनी तैयार हैं राज्य सरकारें टीकाकरण के लिए? सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत करके उन्होंने पूरी कामगिरी का, कार्यवाही का, आयोजन का रिव्यू किया और गुजरात सरकार की ओर से भी हमने बताया कि पूरे गुजरात में 25,000 से ज़्यादा बूथ वैक्सीनेशन देने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर हमने तय कर दिए हैं। उनकी जगह सिलेक्ट हो गई है, वहाँ सब सुविधा हो गई है। राजेश टोपे साहब, भारत में क्या हमने इस बात को लेके कोई अनुमान तैयार किया है कि पर डे कितने टीके हम लगाना चाहते हैं? 511 सेंटर्स पे पर सेंटर 100 यानी अप्रोक्सीमेटली 500 इंटू 100 तो 50,000 इतने हम रोज यानी पहले दिन में 16th ऑफ जनवरी में जो शुरू होगा उस दिन हम उतना करने का टारगेट रखे हैं। और अगर हमारे को जो वैक्सीन मिलने वाला है, जो डोज मिलने वाला है, उसमें अगर कोई कटौती नहीं होती है तो फिर हम रेगुलरली जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी उतना रोज करने के हमारे टारगेट्स रहेंगे। विश्वास सारंग, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश भी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर पूरी तरह तैयार है इस बड़े अभियान में सफलतापूर्वक अपनी हिस्सेदारी के लिए। हमारे यहाँ भी पूरी तरह कोल्ड चेन डेवलप हो गई है। लैब से लेकर हमारे विभिन्न स्टोरेज पे वैक्सीन आना, उसका ट्रांसपोर्टेशन होके एंड पॉइंट पर, एंड ऑफ द स्पान जहां पर बेनिफिशियरी को यह वैक्सीन लगना है, वहां तक का हमारा पूरी कोल्ड चेन डेवलप हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर और स्टोरेज तक। वैक्सीन जब जब आती है किसी भी बीमारी को लेकर, और ये दुनिया ने पहले भी देखा, जयप्रताप जी, कि एक ऐसी लॉबी काम करती है जो अफवाहें फैलाती है तमाम तरह की। अफवाह से लड़ने के लिए क्या तैयारी है? अफवाह से फैलने के लिए देखिए, ये अपने देश में, भारत देश में मैं ये अफसोस के साथ कह सकता हूं कि हमारी बोलने की आदत ज्यादा है, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल से हैं। एक बीमारी है, सामान्य तरह से एक बीमारी बाहर से आई, उसका एक वैक्सीन विकसित किया गया और वैक्सीन विकसित करने का उसका पूरा तैयारी करके 16 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा जी। अब अगर कोई राजनीतिक दल उसमें अलग अलग तरीका से उसका व्याख्यान करे, कुछ टिप्पणी करे, कुछ हल्के बातें करे, तो ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में लोग जब इस तरह की बात करते हैं। अब कुछ आंकड़ों और रिसर्च की मदद से इस विश्लेषण का सार आपके सामने रखते हैं। खबर की पूरी पिक्चर आपको पता होनी चाहिए। 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इसका पहला फेज 31 जुलाई 2021 या फिर थोड़ा लेट हुए तो 31 अगस्त 2021 तक चल सकता है। यानी पहले फेज के लिए 198 दिन से लेकर 228 दिन तक का समय है। अगर मान लें कि 31 अगस्त तक पहला फेज चलेगा तो 228 दिन होते हैं और इस समय में 30 करोड़ लोगों को टीका लगना है। थोड़ा गणित लगाएं तो पता चलेगा कि अगर एक डोज भी लगानी हो तो लक्ष्य पूरा करने के लिए हर रोज 13,15,000 टीके लगाने होंगे। हर एक घंटे में 54,791 टीके लगाने होंगे। हर एक मिनट में 913 टीके लगाने होंगे। हर एक सेकंड में कम से कम 15 से 17 टीके लगाने होंगे। यानी वक्त बहुत तेजी से फिसलेगा और सिस्टम को हर सेकंड फिसलने से बचना होगा। ये तो एक डोज के आंकड़े थे। 2 डोज के लिए तो स्पीड और भी तेज करनी होगी। यहां हमें दूसरे देशों में वैक्सीन लगाने की रफ्तार से भी तुलना करनी होगी। भारत से ये उम्मीद की जा रही है कि पहले फेज में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाने के लिए हर रोज 13,15,000 वैक्सीन लगाए जाएं। लेकिन अब तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार अमेरिका में एक दिन में 2,35,000 वैक्सीन लग रहे हैं। चीन में एक दिन में 3,60,000 वैक्सीन लग रहे हैं। इजराइल में एक दिन में करीब 79,000 वैक्सीन। ब्रिटेन में एक दिन में 58,824 वैक्सीन। यूएई में एक दिन में 33,955 वैक्सीन। जर्मनी में एक दिन में करीब 38,000 वैक्सीन। इटली में एक दिन में 41,863 वैक्सीन और कनाडा में एक दिन में
11,232 वैक्सीन लग रहे हैं, यानी भारत के सामने उम्मीदों का माउंट एवरेस्ट है। ये एक मुश्किल मिशन होने वाला है। ये काम सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह आसान नहीं है। एक सवाल यह भी है कि भारत के इस अभियान में वैक्सीन की कीमत क्या होने वाली है। सीरम इंस्टीट्यूट की डील के अनुसार एक डोज का दाम 210 रुपए है। पहले फेज में 30 करोड़ लोगों के लिए 60 करोड़ डोज की जरूरत होगी। इसमें 12,600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दूसरे फेज के 50 करोड़ लोगों को मिला दें तो कुल 80 करोड़ लोगों के लिए 160 करोड़ डोज की आवश्यकता होगी और 210 रुपए प्रति डोज के अनुसार ये कीमत 33,600 करोड़ रुपए जाएगी। अब यह भी समझ लीजिए कि भारत के संपूर्ण टीकाकरण अभियान की कीमत क्या होगी। वैक्सीन और बाकी के खर्च जोड़कर कितना बजट बनेगा। एसबीआई की रिसर्च के अनुसार पहले फेज के टीकाकरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की कीमत करीब 21,000 से 27,000 करोड़ रुपए होगी। दूसरे फेज में 50 करोड़ लोगों को कवर किया जाएगा। इसमें 35,000 से 45,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस तरह कुल 80 करोड़ लोगों के टीकाकरण के लिए 56,000 करोड़ रुपए से लेकर 72,000 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे। ये छोटी रकम नहीं है, इसके लिए भी जोर लगाना होगा। खबर की पूरी पिक्चर तो आपने देख ली, लेकिन आपको कोरोना वायरस के खिलाफ एक्स्ट्रा खबरदार करने वाला और हौसला देने वाला एक सूत्र क्रिकेट के मैदान से आया है। जिस तरह आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, जिस तरह आर अश्विन और हनुमा विहारी ने आखिरी दिन अपनी प्रतिरोधक क्षमता से ऑस्ट्रेलिया के सामने दीवार बना दी और टीम को हारने नहीं दिया। हनुमा विहारी को हैमस्ट्रिंग की चोट लगी थी, वो ठीक से दौड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन मैदान पर डटे रहे क्योंकि उन्हें हार मंजूर नहीं थी। हनुमा विहारी ने 161 गेंदों पर 23 रन बनाकर मैच बचाने वाली पारी खेली। बहुत से लोग सिर्फ आंकड़ा देखकर इस पारी को धीमा बता देंगे, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हनुमा विहारी की इस पारी में भारत को हार से बचाने का फॉर्मूला नजर आता है। भारत ने जो मैच ड्रॉ किया है उसमें भी एक तरह से भारत की जीत नजर आती है। कुछ ऐसा ही करिश्मा भारत को कोरोना और वैक्सीन के बीच चल रहे टेस्ट मैच में भी करना होगा। इस मैच में पूरा भारत एक ही टीम में है। सबको वायरस वाली गेंदों को रोकना है और जिंदगी का विकेट बचाना है। लंबे समय तक टिके रहकर ही इस वायरस को हराया जा सकता है। अब वो खबर जो भारत की धाकड़ बेटियों की शक्ति दिखाती है। एयर इंडिया की महिला पायलट्स की एक टीम ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग से उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने का कीर्तिमान रच दिया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरने के बाद 4 दलों की महिला पायलट्स ने नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरी और सबसे लंबे रूट पर चलते हुए बेंगलुरु पहुंच गई। हिंदुस्तान की बेटियों ने आसमान में कैसे जीता उत्तरी ध्रुव को, यह आपको देखना चाहिए। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं आपकी कप्तान बोल रही हूँ। मेरा नाम जोया अग्रवाल है। हम सबकी तरफ से आपका इस उड़ान AI 176 सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका की सिलिकॉन वैली से बेंगलुरु, जो कि भारत की सिलिकॉन वैली है, जाने वाली सेवा में हार्दिक स्वागत है। हम आज उत्तरी ध्रुव पे उड़ान करके दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक जाएंगे। ये सपनों के सच होने का उद्घोष है। ये अनाउंसमेंट बता रही है कि भारत की बेटियां बिंदास हैं, धाकड़ हैं, आसमान में अपने हुनर और हौसले से इतिहास लिखने की काबिलियत रखती हैं। वाकई हमारे देश की बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 176 की महिला चालक दल ने एयर इंडिया के इतिहास में पहली बार नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरकर कीर्तिमान बनाया है। अभियान की अगुवाई कैप्टन जोया अग्रवाल के पास थी। कैप्टन तन्मय पापागिरी, कैप्टन आकांक्षा सोनवरे और कैप्टन शिवानी मनहास उनका बखूबी साथ निभा रही थी। 17 घंटे की उड़ान के बाद जब इस विमान ने बेंगलुरु की धरती पर टचडाउन किया तो ये लम्हे हमेशा के लिए देश की बेटियों के खाते में दर्ज हो गए। कामयाबी का ये लम्हा कुछ सेकंड का था, लेकिन इसके पीछे वर्षों की तैयारी थी। कुछ कर गुजरने का जज्बा था, सिस्टम का भरोसा था। इतिहास ऐसे ही बनता है। सिलिकॉन वैली अमेरिका की
सिलिकॉन वैली इंडिया की कनेक्ट करने का। आज मुझे बहुत ही खुशी है, एयर इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हम सब ने मिलकर ये एक सपना साकार किया है जो कि 2 सिलिकॉन वैली को कनेक्ट करता है। ये है दुनिया की सबसे लंबी उड़ानों में से एक उड़ान है। Every department has put in so much effort to make this very successful. Air India has always been working to get our passengers back home as safely as possible and obviously as soon as possible too. ये कामयाबी 2 वजहों से यादगार है। ये पहला मौका है जब एयर इंडिया की महिला पायलट टीम ने ऐसा सफर तय किया है। दूसरी वजह ये कि ये पहला मौका है जब एयर इंडिया की महिला पायलट क्रू ने फ्लाइट को नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ाया है। एयर इंडिया के पायलट पहले भी ध्रुवीय मार्ग पर उड़ान भर चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब भारत की बेटियों ने अमेरिका की सिलिकॉन वैली और भारत की सिलिकॉन वैली को अपनी कामयाबी की उड़ान से जोड़ा है। ये बदलते हिंदुस्तान की तस्वीर है। बहुत समय से हमारी मैनेजमेंट ये करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ कभी मौसम खराब होने के कारण बहुत चीजें होती हैं इस फ्लाइट में जो कि आपके फेवर में रहनी चाहिए। अगर कुछ भी एक हिस्सा इधर का उधर हो जाता है तो ये फ्लाइट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही तकनीकी कारण होते हैं। कॉकपिट में पेशेवर, टैलेंटेड और कॉन्फिडेंट महिला पायलटों ने एयर इंडिया के विमान को सैन फ्रांसिस्को से टेक ऑफ कराया और नॉर्थ पोल के बीचों बीच गुजरते हुए रूस की सीमा में दाखिल हो गए और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय हवाई रूट से गुजरते हुए भारत की हवाई सीमा में प्रवेश कर गए। करीब 17 घंटे की सीधी उड़ान के बाद सोमवार सुबह 3:45 पर बेंगलुरु पहुंचे। चालक दल ने बिना रुके 16,000 किलोमीटर तक उड़ान भरी। इस रूट से एयर इंडिया ने 10 टन ईंधन भी बचाया है, यानी ये बड़ा ही किफायती सफर था। उड़ान बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि इस उड़ान में हम सबसे ज्यादा समय बचाते हैं, जो कि हमारे पैसेंजर्स के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, समय बचाना। अगर आपके पास ज्यादा समय होता है तो आप ज्यादा काम कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है और इसमें ईंधन भी बहुत बचता है क्योंकि हमारे को जो मौसम है, चाहे वो लंबा सफर जरूर है, लेकिन मौसम की वजह से हम जल्दी पहुंच सकते हैं। उस वजह से हम अपना ईंधन बचाते हैं। ईंधन बचाने का मतलब है पैसे की कटौती, पैसे की कटौती का मतलब है हम ऐसे ही और नई उड़ानें शुरू कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम और भी हमारे देशवासियों को, सारे दुनिया के लोगों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा सकते हैं। और मुझे उत्तरी ध्रुव में उड़ान भरना बेहद चुनौतीपूर्ण है और एयरलाइन कंपनियां इस मार्ग पर अपने सर्वश्रेष्ठ और अनुभवी पायलटों को ही भेजती हैं। यही वजह है कि अभियान के नेतृत्व के लिए कैप्टन जोया का चयन हुआ। इससे पहले भी कैप्टन जोया इतिहास रच चुकी है। जोया ने 2013 में बोइंग 777 उड़ाकर सबसे कम उम्र की महिला पायलट होने का गौरव हासिल किया था। अब उनके नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई। जोया एयर इंडिया की पहली महिला कैप्टन है जो नॉर्थ पोल के ऊपर की उड़ान को कमांड कर रही थी। मैं अपने घर के ऊपर छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखा करती थी और जब उस समय में मैं आपको जब मैं 8 साल की थी, मैं सोचती थी क्या मैं कभी उस हवाई जहाज को उड़ा पाऊंगी। लेकिन मेरे आसपास का जो माहौल था वो मेरे को कभी ये सोचने नहीं देता था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा था कि मैं सोचती थी कि अगर आप सोच सकते हो तो आप कर भी सकते हो। मुझे नहीं पता था कि मैं 2013 में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज उड़ाऊंगी, ट्विन जेटलाइनर। और मैं उस समय 2013 की बात कर रही हूँ, मैं सबसे छोटी उम्र की कमांडर बनूंगी। नॉर्थ पोल को देखना और वहां से गुजरना कई प्रोफेशनल पायलटों का सपना होता है, क्योंकि वहां नीचे बर्फ की बड़ी चुनौती होती है और इसके साथ ही आसमान में भी पायलट के लिए 5 चैलेंज होता है। इस रूट पर सभी एयरलाइन कंपनियां अपने सबसे अनुभवी पायलटों को भेजती हैं। इस तरह एयर इंडिया की चारों महिला पायलट्स ने नारी शक्ति का लोहा मनवाया और ये साबित किया कि भारत की बेटियां जरूरत पड़ने पर आसमान में ध्रुव तारे की तरह चमक सकती हैं। पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो।
एयर इंडिया की महिला पायलटों ने सचमुच इतिहास रच दिया है। नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ना चुनौतियों से भरा होता है और इस पर विजय पाने के लिए पायलट्स को कड़ी ट्रेनिंग और नियमों से गुजरना पड़ता है। सवाल उठता है कि नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ना खतरनाक क्यों माना जाता है? इसका जवाब ही खबर की पूरी पिक्चर है। दरअसल नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरते समय फ्लाइट के विंग्स पर बर्फ जमने का खतरा बढ़ जाता है। आइस क्रिस्टल और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। जरा सी गड़बड़ी से फ्लाइट में बर्फ के घुसने का खतरा रहता है। ठंड की वजह से फ्लाइट की प्लास्टिक उपकरणों को नुकसान का खतरा रहता है। इंजन और बैटरी में नुकसान की आशंका रहती है। इस रूट में मौसम खराब होने पर अचानक रूट बदलने का खतरा बना रहता है। इमरजेंसी के हालात में इस रूट पर एयरपोर्ट्स की कमी है। उड़ान के समय खास तरीके के एंटी एक्सपोजर सूट पहनना अनिवार्य है। सवाल उठता है कि नॉर्थ पोल के ऊपर उड़ान भरना एक चुनौती क्यों है? दरअसल नॉर्थ पोल के पास नेविगेशन सिस्टम पर भी असर पड़ता है। पायलट्स को एडवांस प्लानिंग करनी पड़ती है। नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान के समय रेडियो सिस्टम में समस्या आ सकती है। यही वजह है कि नॉर्थ पोल में उड़ान के लिए पायलट्स की अलग ट्रेनिंग होती है। डिजिटल युग में अपनी निजी जानकारियों पर पर्दा डालकर रखना सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन पैसा कमाने के लिए बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आपकी ही प्राइवेसी पर डाका डाल रही हैं। और इन दिनों जो सबसे बड़ा हंगामा है वो है फेसबुक के मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को लेकर। व्हाट्सएप ऐप की नई पॉलिसी से आपकी निजी जानकारियां फेसबुक की संपत्ति बनने जा रही हैं, लेकिन व्हाट्सएप ऐप की इस शर्त के बीच सिग्नल नाम की मैसेजिंग ऐप अचानक सुर्खियों में आ गई है। सिग्नल ऐप इन दिनों भारत समेत कई देशों में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है, क्योंकि यह डेटा की सौदेबाजी के बिजनेस में नहीं है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने आपकी प्राइवेसी में दखल देने का सिग्नल क्या दिया, उसे प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप सिग्नल से टक्कर मिलने लगी है। सिग्नल अचानक भारत समेत कई देशों में ऐप स्टोर पर फ्री ऐप की कैटेगरी में टॉप पर पहुंच गया है। सिग्नल भारत के अलावा जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, हांगकांग और स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला फ्री ऐप बन गया है। लोग धड़ाधड़ सिग्नल ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सिग्नल पर प्राइवेसी की गारंटी मिलेगी। Ever since WhatsApp has actually announced changes to its privacy policy, we have begun to see a massive backlash. More and more Indians are sensitive about protecting their privacy and are moving on to the next best available platform, being Signal. व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को उनकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को मानने के लिए बाध्य कर दिया है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी है कि व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर किया जाएगा। जिस यूजर ने 8 फरवरी तक व्हाट्सएप की ये शर्त नहीं मानी, उसका व्हाट्सएप बंद होगा। दुनिया भर के अरबों लोगों के फोन में व्हाट्सएप रोज इस्तेमाल होने वाला ऐप है, लेकिन व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को डिजिटल दादागिरी के तौर पर देखा जा रहा है। नतीजा है व्हाट्सएप के खिलाफ एक तरह का डिजिटल आंदोलन। व्हाट्सएप के प्रतिद्वंदी सिग्नल का सिक्का कैसे अचानक उछला है, इसे आंकड़ों में समझ सकते हैं। 5 जनवरी से 8 जनवरी के बीच अमेरिका में सिग्नल की स्टॉक कीमत में 1100% से ज्यादा का उछाल आया। 5 जनवरी को 0.6 अमेरिकी डॉलर का सिग्नल का शेयर 8 जनवरी को $8.3 का हो गया। 2015 से लेकर 2021 के इस चमत्कार से पहले तक सिग्नल के शेयर की कीमत कभी $1 से ऊपर नहीं गई थी। अमेरिकी कंपनी सिग्नल की मार्केट वैल्यू सिर्फ 2 दिन में $550 लाख से बढ़कर $6,600 लाख हो गई। Signal has had a documented history of saying no to sharing of the confidential data or private data of its users to the Australian government. So they have actually stood up for protecting the privacy of their users, and that is a huge USP. व्हाट्सएप के खिलाफ सिग्नल को टेस्ला के चीफ एलन मस्क और ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी जैसी शख्सियतों का समर्थन मिला है। 7 जनवरी को एलन मस्क ने ट्वीट किया, यूज सिग्नल, यानी सिग्नल का इस्तेमाल कीजिए। इसी के बाद सिग्नल के डाउनलोड होने की रफ्तार और तेज हुई। हालांकि व्हाट्सएप की ओर से अब सफाई दी जा रही है कि फेसबुक व्हाट्सएप के निजी चैट्स नहीं पढ़ सकेगा, लेकिन व्हाट्सएप के खिलाफ सिग्नल को जोरदार समर्थन मिल रहा है। और व्हाट्सएप की एक ट्रेजेडी ये भी है कि सिग्नल ज्वाइन करने के चैट को व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भेजा जा रहा है। आज तक ब्यूरो। इस समय की एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की पत्नी की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है।
यह हादसा कर्नाटक के अकोला में हुआ है। श्रीपद नायक की पत्नी की कार हादसे में जान गई है। कार में केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक भी सवार थे, उन्हें भी गंभीर चोटें लगी हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि वो ठीक हैं इस समय। हमारे संवाददाता नागार्जुन इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नागार्जुन, कब हुआ यह हादसा और श्रीपद नायक को लेकर क्या बताया जा रहा है अभी? क्या वो पूरी तरीके से ठीक है? अभी भी श्रीपद नायक हॉस्पिटल में, अंकोला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दर्ज किया हुआ है। 8:30 बजे या 8 बजे के आसपास अंकोला तालुक में ये हादसा हुआ। एक एक्सीडेंट हुआ और जो गाड़ी मिनिस्टर और मिनिस्टर के वाइफ जो ट्रैवल कर रहे थे वो पूरी पलटी हुई और हॉस्पिटल में एडमिट की गए। हॉस्पिटल में उनकी पत्नी की मौत हुई है इंजरीज की वजह से, ये जानकारी मिल रही है। अभी पहली प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, अभी उनको अंकोला से शिफ्ट कर रहे हैं कि एक बड़ी सी हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल, क्योंकि अंकोला एक छोटा सा तालुक है उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको शायद या मैंगलोर या गोवा वापस लेके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी प्रिलिमिनरी फर्स्ट एड जो कर रहे हैं वो अंकोला तालुक हॉस्पिटल में कर रहे हैं और होम डिपार्टमेंट ऐसे कंफर्म कर रहे हैं कि मिनिस्टर अभी भी स्टेबल है। हुआ कैसे था नागार्जुन, कुछ बताया गया है? जी, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था? अभी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन बस यही कि एक्सीडेंट हुआ है। अभी जानकारी नहीं है कि क्या एक कोई ट्रक ने मारा या ब्रेक फेलियर था। अभी कुछ नहीं, क्योंकि सिर्फ 1.5 घंटा हुआ है एक्सीडेंट होके। अभी भी जो होम पुलिस है और डॉक्टर, हमारे संवाददाता नागार्जुन बता रहे हैं कि श्रीपद नायक की हालत अभी स्थिर है, लेकिन उन्हें एक बड़े अस्पताल में अब वहां पे शिफ्ट किया जा रहा है। उनकी पत्नी की हालांकि सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है। कोरोना काल में भारत के हेल्थ सेक्टर ने काफी बदलावों का सामना किया है, लेकिन जिस तरह का मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए जरूरी है, उसकी कमी साफ नजर आई। उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में सरकार इस दिशा में काम करेगी और स्वास्थ्य के साथ ही शिक्षा पर भी खर्च को बढ़ाया जाएगा, जिससे इलाज और इलाज के तरीकों में भारत आत्मनिर्भर बन सके। कोरोना काल का असर इस बार के बजट पर पूरी तरह दिखाई देने का अनुमान है। कोरोना की जंग में भारत की स्वास्थ्य सेवाओं ने काफी हद तक बदलाव किया है और इनमें अब कई बदलाव होने की जरूरत भी है। दरअसल हेल्थ स्पेंडिंग इंडेक्स में भारत 158 देशों में से 155वें नंबर पर है। भारत स्वास्थ्य में अपने कुल बजट का 4% से भी कम हिस्सा खर्च करता है। इस मामले में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश तो भारत से आगे हैं ही। दुनिया का दूसरे सबसे नंबर का गरीब देश बुरुंडी भी अपनी जीडीपी के करीब 12% के बराबर स्वास्थ्य पर खर्च करता है। अब कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था के खस्ता हाल होने की सबसे बड़ी वजह दुनिया के सबसे सख्त लॉकडाउन में से एक का लागू होना है। भारत को कड़ा लॉकडाउन लगाकर कोरोना से लड़ने लायक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में वक्त लग गया। इसकी वजह ये जीडीपी का बेहद कम अनुपात हेल्थ पर खर्च करना रहा। WHO के हिसाब से स्वास्थ्य पर जीडीपी के 15% के बराबर खर्च होना चाहिए। जिन 158 देशों में सर्वे किया गया था, उनमें केवल 26 देश ही स्वास्थ्य पर कुल बजट का 15% खर्च करते हैं। अब पीएम की अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक में उनको ये सुझाव मिला है कि भारत को स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने की जरूरत है। जानकारों का मानना है कि भारत की आबादी को देखते हुए काफी बड़ी आबादी को बेसिक हेल्थ सुविधाएं तक मैसर नहीं है। ऐसे में हेल्थ केयर पर इस बार के बजट का फोकस रहना बेहद जरूरी है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के मुताबिक भारत में प्रति 1000 लोगों पर अस्पतालों में महज 0.55 बिस्तर है। WHO के मुताबिक प्रति 1000 की आबादी पर 5 बिस्तर होने चाहिए। हेल्थ के अलावा अर्थशास्त्रियों ने शिक्षा पर भी खर्च बढ़ाने का सुझाव दिया है। कोरोना के चलते मार्च से ही स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं और लगातार ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई चल रही है। सुविधाओं के अभाव में गरीब तबके की इस ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच बेहद मुश्किल है। भारत में जीडीपी का 4.6% ही शिक्षा पर खर्च होता है। नीति आयोग के मुताबिक देश में एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए शिक्षा पर खर्च बढ़ाकर 6% किया जाना चाहिए। 1966 में गठित पहले शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद 1968, 1986 और 1992 के एक्शन प्लान को दोहराया गया, लेकिन कभी भी इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया गया।
आज देश जीडीपी का महज 4.43% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने एक बार फिर शिक्षा पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर 6% करने का वादा किया है, लेकिन इस बार भी कोई समय सीमा इसके लिए तय नहीं की गई है। कुछ शिक्षाविद शिक्षा पर 6% बजट आवंटन को भी कम ही मानते हैं और इसे 10% करने की मांग कर रहे हैं। भारत में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की खस्ता हालत, स्कूलों और कॉलेजेस की कमी और गरीब छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप में कटौती जैसी समस्याओं का ही सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ से कदम बढ़ाने के लिए भारत सबसे पहले अपने इन 2 कमजोर क्षेत्रों को जरूर मजबूत बनाएगा, जिससे देश की तरक्की की रफ्तार तेज होगी और कोरोना जैसी महामारियों से लड़ना आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।